ये क्या मतलब हुआ? लेट्स आस्क लक्ष्मण सावजी साहब. लक्ष्मण सावजी साहब भारतीय जनता पार्टी के, आई एम श्योर he'll have a different view, but all the same, I must ask him that. लक्ष्मण सावजी साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव. जय सिया राम, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर जय महादेव। भवानी, जय शिवाजी. सर इलेक्शन कमीशन बोलती है जय भवानी जय शिवाजी नहीं बोल सकते, ये क्या है? ये क्या मतलब हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोला, कैसा होगा वो? नोटिस भेजा उद्धव ठाकरे जी को, बोला कि आप अपनी पब्लिक मीटिंग अंदर जय शिवाजी जय भवानी नहीं बोल सकते. सर ये क्या है? ये तो अनफेयर हो गया. श्वास छोड़कर, श्वास के बिना शरीर रह नहीं सकता। जी दुरुस्त बात है. सर माँ भवानी को याद नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? आप बताइए मुझे. वही बोला, श्वास छोड़कर शरीर नहीं सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है. हाँ। तो आपको फिलहाल हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बिल्कुल। वैसे जब मैं छोटा था, जब से हम लोगों ने हनुमान जी को याद करना शुरू किया है, घर में बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं, इसलिए आप कंठस्थ हो गई है. सर ये हनुमान जयंती कैसे आ गई? हनुमान जी का बर्थडे किसी को कैसे मालूम पड़ गया? मैं खैर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वेरी स्ट्रेंज. इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जितना होना चाहिए उतना करेंगे. जी बिल्कुल. लेकिन ज्यादा डिस्कशन करने के लिए मेरा उतना स्टडी होगा कि नहीं होगा मुझे शक है. लेकिन बात ऐसी है, हमारी प्रातः काल की ऋचा में जी सब ऋचाएं जो है उसमें एक ऋचा ऐसी है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो जी हनुमांच विभीषणा कृपा परशुराम से सप्तने चिरंजीविना. तो सप्त चिरंजीव जो है, जी जो मृत नहीं है, वो हमेशा के लिए जीवित है, निरंतर जीवित है, चिरंतन है. तो वो जो है अश्वत्थामा एक है, बलि है, हनुमान जी व्यास है, कृपाचार्य एक है. उसमें अश्वत्थामा बलि व्यास जी हनुमान, जी उसमें हनुमान जी एक है. बिल्कुल. तो ये जो है, तो जो मृत होते हैं उनकी जयंती होती है, जो हमेशा निरंतर जीवित है और चिरंजीव है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है. जन्मोत्सव, करेक्ट. इसलिए ये बात आ गई उसमें. तो हैप्पी बर्थडे हनुमान जी कहने का मतलब ये हुआ, ये तो बोल सकते हैं हनुमान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हनुमान जी के जन्मदिन पर सबको शुभकामनाएं. सारे विश्व को, हनुमान जी को हम क्या शुभकामनाएं देंगे? सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड हमारे ऊपर रहना चाहिए. सारे ब्रह्मांड को, तीनों लोग हाँकते कांपे, है कि नहीं? दुरुस्त बात है. चलिए, तो लक्ष्मण सावजी साहब, अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई वो मंगलसूत्र के बारे में बात करने की, मुसलमानों के बारे में बात करने की, ये बात करने की कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें से हमारी बहनों की, हमारी माओं की का जो स्त्री धन है वो भी लूट के बांट देंगे, ये कर देंगे. सर ये कांग्रेस का कहना है कि ये संकेत है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. लक्ष्मण सावजी साहब आप बताएं. नहीं, सारी बातें हमेशा चुनाव के साथ नहीं जुड़नी चाहिए. जैसा हमने बोला कि जय भवानी जय शिवाजी हमारा श्वास है जी. शरीर श्वास के बिना रह नहीं सकता. वो उसमें श्वास लेना ये कोई राजनीति होती है क्या? जी. तो जो भारत की राष्ट्रीयता है, भारतीय का सांस्कृतिक धरोहर जो है, भारतीयता का अध्यात्म है, भारतीयता का विरासत है, भारतीयता की, वो बाजू नहीं हो सकती है. समाज जीवन में हो, राजनीति में हो, सरकार में हो, कहीं भी हो. इसको अनदेखा किया, इसलिए तो भारत का यह हाल रहेगा. भारत आगे आने में इतना देर लगा क्योंकि हमारे पहले जो वक्ता अपना ज्ञान दिखा रहे थे सबको, वो वायनाड में जाके वो कहाँ अंपायर है उनको बताओ बोलना. कर्नाटक में अंपायर नहीं है, वायनाड में अंपायर नहीं है, वहां कुछ भी चल सकता है क्या? राहुल गांधी के फॉर्म भरने के समय पे कांग्रेस का निशान भी बाजू को रखो बोला, वहां सिर्फ हरे झंडे नचाए गए. वहां अंपायर कहाँ गया था इसका जो चर्चा कर रहा था जी? तो ऐसा नहीं होगा. जो हमारी विरासत है, हमारा मंत्र है विरासत और विकास, ये दोनों साथ में लेकर चलने वाले हम हैं. सावजी साहब, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, ये आपका नारा है, बीजेपी का नारा, और पूरे देश में ये गूंज इस प्रकार से है. साहब मोदी साहब आगे जाके कहता है कि जो सूर्य तिलक है, जो सूर्य तिलक ये 500 साल के बाद आए हैं
और जो यदुवंशी है, जो यादव जी, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार, अखिलेश यादव, ये यदुवंशी है, ये लोग भी इनके साथ है। जो जब मोदी जी द्वारका में अंडर वाटर पूजा कर रहे थे तो राहुल गांधी जी ने आलोचना किया कि ये कौन सा पूजा है, तो यदुवंशी भी इनके साथ। तो कैसे, क्या ये हिंदुत्व पर पोल चल रहा है पूरे 2024? नहीं, राहुल गांधी से हिंदुत्व क्या, कोई भी बात कहना और सुनना ये अलग ही बात है। उनका कोई संबंध है क्या जिंदगी से? भारतीयता के साथ कोई संबंध नहीं है, एक फॉरेन प्रोडक्ट है वो अपना। दूसरा क्या है, राहुल गांधी से हमको हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है, जो हम चल रहे हैं। और एक बात सब आपने जो बताया, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये घोषणा भाजपा की नहीं है, ये लोगों ने घोषणा तैयार की है जी। ये लोगों की, राम भक्तों की घोषणा है। पीयूष गोयल साहब के मंच पर थी, ये पीछे लिखा हुआ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं मतलब जी। लोगों को क्या चाहिए वही बैनर पे आएगा ना जी। संकल्प पत्र क्या होता है, जो लोगों को चाहिए वो हम दे रहे हैं, वही तो लाइन आएगी। तो यहां पर एक चीज है लक्ष्मण सौजी साहब, एक बात सामने आई आज डिस्कशन के दौरान कि भारत में ज्यादातर जो बड़े बड़े मठ हैं और हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, शिरडी संस्थान हो गया, हमारा सिद्धि विनायक हो गया, ये सारे जितने भी बड़े बड़े हमारे संस्थान हैं, वहां पर सरकार का हस्तक्षेप है। ऐसा क्यों है? सिर्फ हिंदू संस्थानों में ही सरकार का हस्तक्षेप क्यों रहता? गुरुवायूर टेम्पल है, वहां पर भी वो जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, वो सरकार तय करती है। ये क्या है? सब अभी अभी ये चर्चा बड़ी मात्रा में होने जा रही है जी। इससे पहले ये लगातार सलग ऐसे चलते आया। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जस्ट वन सेकंड, हिंदू सहनशील है। एक सेकंड, गुरुवायूर मंदिर के संस्थान में एक बार ऐसा हुआ था कि पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में एक भी हिंदू नहीं था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, एक भी हिंदू नहीं था उसमें। जी जी बताएं सर, अब आप बोलें। नहीं, वही तो बोला, ये सरासर गलत होने जा रहा है। ये लोगों के सामने अभी पिक्चर आई है, क्योंकि इसमें जागृति नहीं थी पहले से। अभी जैसे मस्जिद हो, गिरजाघर हो जी, इनके जो मंदिर प्रार्थना स्थलों में जो पैसा आता है वो खुद का उनका ट्रस्ट है जी, और हिंदू मंदिरों के पूरे व्यवहार सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। जी हैं। यानी कि हिंदू मंदिरों का जो पैसा आता है वो सरकारी खजाने में जाएगा और सरकार वो हिंदुओं के खिलाफ जो काम करते हैं उसके लिए वहां पैसा जाएगा। जी, ये गलत है। इसलिए इसके बारे में अभी जागृति आई है। आने वाले 5 सालों में इसमें बदलाव होने के संदेश है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कितने दिन तक ये चलते रहेगा। सावजी साहब, आगे जाके तुष्टीकरण का राजनीति को मोदी साहब ने हाईली एक्सपोज कर दिया, जब मनमोहन सिंह का भाषण का उदाहरण उनके लेते हुए कहा कि पहले हक अपने धरोहर का मुसलमान को है, जो मनमोहन सिंह जी ने ऐलान किया था वहां से। तो उस चीज का, तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण मोदी साहब मानते हुए उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हैं हम, हमारे पूरे धरोहर इनके पास जाने वाले। आगे जाके घुसपैठियों के जो उन्होंने वर्णन किया, तो वो चिंता का, चर्चा का विषय पूरे देश में होने लगा। तो इस चीज को कैसे देखते हो आप? मनमोहन सिंह के साहब, इसमें बात ऐसी, जब तक लगातार कांग्रेस की सरकारें थी तो यही चलता था, लेकिन ये सामने नहीं आता था। अभी हमने 10 साल सरकार चलाया मोदी जी के नेतृत्व में, तो बात ऐसी कि हमने कोई भी योजना बनाई सरकार की, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बनाई है। जनधन योजना, जो बैंकों में अकाउंट खोलने की जो योजना थी, वो हमने ऐसा नहीं बोला मुसलमानों के अकाउंट मत खोलो, हिंदू की सिर्फ खोलो। और कोई भी योजना हो, बिजली की योजना दो, गैस के होने दो, किसान के होने दो, कोई भी आवास योजना होने दो, कोई भी योजना में हमने ऐसा कहीं कहा नहीं है कि सरकार ने हमारी ये मुसलमानों के लिए योजना नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, इस धारा पर चल रहे हैं, इस मंत्र पर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले ने जो किया, यह अभी अच्छी तरह से प्रकाशमान हो रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण करके समाज में हमेशा डिवाइड एंड रूल्स, जो ब्रिटिशों ने किया है वही कांग्रेस करती आई, और कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ये करती है, अभी बहुत प्रकर्ष से दिखाई दे रहा है।
बहुत प्रकाशमान हो रहा है, उसके ऊपर प्रकाश जाता है। तो इसलिए अभी लोगों को मालूम हो गया है कि भाजपा का सरकार जातीयवादी नहीं है और धर्मांध भी नहीं है। कांग्रेस ये धर्मांध भी है और जातीयवादी भी है, ये दोनों बहुत फर्क स्पष्ट सामने आया है। इसलिए कांग्रेस के इस बार 40 के 4 होंगे। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से टाइम मांगा है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो खुद अपने हाथों से मोदी जी को दें और समझाएं कि असल में इसमें क्या है। वो कहते हैं कि मोदी जी को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है। साहब मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे कुछ भी कहे, कर्नाटक के सरकार में जहां वो सरकार में है कांग्रेस, जी। वहां जो आर्थिक दुर्बल घटक के साथ जो न्याय होना चाहिए, वहां वाहन खरीदी के लिए, रिक्शा के लिए जो भी स्कीमें चला जा रही है उसमें सरासर लिख के रखा है, बोल रहे हैं अल्पसंख्यक में मुसलमानों के लिए स्कीम है, हिंदू आर्थिक दुर्बल के लिए स्कीम नहीं है। यह सरासर गलत है। ये देश को बांटने की साजिश जो कांग्रेस पहले से करती आई, अभी भी जहां सरकार है उनका वही वहां प्रदर्शन है। खड़गे जी और क्या मोदी जी को गिफ्ट देने वाले, पूरी दुनिया को मालूम है क्या होने जा रहा है कर्नाटक में जी। और साथ में ये भी है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार उम्मीद कर रही है कि उनकी 150 से 200 के करीब सीटें आ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 200 क्रॉस नहीं कर पाएगी। ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। मैं मतलब आपके सामने रख रहा हूं, आप सब ऐसा है। ख्वाब कोई भी देखना पसंद करे, ख्वाब तो देखेंगे कांग्रेस, उसके हाथ में अभी है क्या ख्वाब देखने के बजाय ख्वाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो एक इमेज बनाई है, जो वास्तवता बनाई है। साहब एक समय ऐसा था मनमोहन जी के सरकार से पहले भी, अपना जो सोना था वो और गिरवी रखा हुआ। 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था, 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था जी। ये हमारी भारत की स्थिति थी। आज हमारी भारत की स्थिति क्या है कि 2022 में हमने 200 टन जो सोना लिया, लेकिन आज हमारा 715 टन सोना आज हमारे पास है जी। और जो फॉरेस्ट की जो रिजर्व जो अमाउंट है 667 बिलियन डॉलर है जी तो है। ये जो संपन्नता भारत में हुई है, और इसके अलावा जो काम चलते हैं, इसके अलावा जो काम उसका राफेल की खरीदी है, S-400 डिफेंस की सिस्टम है, हेलीकॉप्टर्स की परचेस है, पनडुब्बियां जो 6 हमने ली है, जो एयरपोर्ट जो एरोप्लेन जो इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन की जो नौकाएं जो हम उसका जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अलग बात है। अलग अलग प्रकार के मिसाइल की जो परचेस है, बाद में बनाना है, चांद्रयान मुहिम है हमारी, चीन के बॉर्डर के पास के जो रास्ते बनाए हैं, एरोपोर्ट बनाए हैं, टनल बनाए हैं, रेलवे के रोड पर रेलवे स्टेशन की सुविधाएं हो गई है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, और जो सारी की सारी बातें हो रही है। इसके बाद आज भारत की स्थिति संपन्न भारत होने जा रही है। अभी हम 5वीं से लेकर 30वीं आर्थिक महासत्ता तक जाने के सोच रहे हैं। कहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट है, कहाँ उनकी कारकिर्द है, क्या उनका काम का तरीका है? वो सिर्फ करप्शन का ब्रांडेड ये कांग्रेस थी और क्या था। और हमने 10 साल में आज जो स्थिति बनाई है, तो उनको क्या रेडी उनको दे देंगे ये सब जो हमने तैयार करे, फिर इनको करप्शन की लाइन लगा देंगे, फिर इनके हाथों में ये जनता को समझता है सब ये, इसलिए जनता ने मन बना लिया है पूरे भारत में सब। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सावजी साहब, कोई राय नहीं है। राष्ट्र बीजेपी का टोटल एजेंडा जयशंकर जी ने कहा कि ये जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन में राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा एक पैरामाउंट है। हम देश की सुरक्षा किसके हाथ में दे रहे हैं, बोले ये सोचने वाली बात है। और ये मोदी साहब ने पूरा चेंज कर दिया राष्ट्र सुरक्षा। 26/11 के बाद कांग्रेस रिटेलिएशन नहीं किया, टेरर अटैक हुआ था, उसका कोई रिटेलिएशन हुआ नहीं है। कांग्रेस ने सोचा कि चुप बैठने में देश का हित है। मोदी साहब ने चेंज कर दिया, बोले हम घर में घुस के जाएंगे, हम आतंकवाद का पीछे करते सीमा पार भी जाके घुसेंगे, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। बोले मोदी साहब ने पूरे डायमेंशन चेंज कर दिया और देश सुरक्षित है मोदी साहब के हाथ में।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जयशंकर जी का कहना। आप इसको कैसे देखते हो? नहीं साहब, ये बात सही है ना। पूरी हमारी पहली स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। 2014 से पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट भारत में हुए अलग अलग जगह पे, 2014 के बॉम्ब ब्लास्ट की क्या स्थिति है, आतंकवादियों की क्या स्थिति है, कश्मीर की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, ये सब दुनिया जानती है, सबको मालूम पड़ने जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया भी चलता है, मीडिया भी चलता है, इतनी स्पीडी पूरी न्यूज फैल जाती है। तो क्या चल रहा है, क्या माहौल है, मोदी जी का मन क्या है, भारतीय सैनिकों का मनोबल क्या है, हमारी मिलिट्री की व्यवस्था क्या है, हमारी संरक्षण व्यवस्था क्या है, हमारे आयुध कितने हम बढ़ाए हुए हैं, कितनी बढ़त मिली है। आयुध खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट कहती थी हमेशा। इसको बदलकर आज हमने आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलने के लिए सोच लिया है। आज हम युद्ध सामग्री बनाते हैं और दूसरे देशों को देते हैं, इतनी हमारी बदल हुई है। और दुश्मन के बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। आजकल पूरे दुनिया को मालूम हो गया है कि भारत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, आतंकवाद खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए ये जो बदलाव हुआ है, और ये काय के लिए है, किसके लिए है, ये गरीब कल्याण के लिए है। ये पर्यावरण की पूरी जो स्थिति बन गई है पूरी दुनिया में, उसके साथ लड़ने के लिए ये है। आखिर में हमको विकास क्यों चाहिए? सिर्फ मानवीय विकास है, लेकिन मानव को जीवित रहने के लिए जो दूसरी व्यवस्थाएं होती है, वो सब करने के लिए आज भारत जो आत्मनिर्भर होने जा रहा है दूसरे देशों के साथ। दूसरे देश हमारे भारत को दोनों के झगड़ों में हमारा मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। ये जो एक साथ में नहीं हुआ है ना सर, ये कहा जाता है इंडिया अलायंस द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी की सरकार ने सबसे लड़ाई कर ली है, किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है। मालदीव्स तक जो है वो हमें आंख दिखा रहा है, छोटा सा मुल्क, वो भी हमें आंख दिखा रहा है। चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ तो कभी भी अच्छे नहीं थे, ईरान के साथ भी अच्छे नहीं हैं, और यहाँ तक कि भूटान भी अब कह रहा है कि भाई हम तो चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, नेपाल भी कह रहा है कि हम चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये सब गलत बातें हैं। विदेशों से संबंध भारत के अभी जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व जो बढ़े हैं, जो आगे हुए हैं साहब, एक भारतीय विरासत और विकास जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो हमारे योग की जो विरासत भारतीय संस्कृति में, भारतीयता में है, 186 देशों ने योग को समझ लिया और 21 जून योग डे बोल के पूरी दुनिया मना रही है। जी किया। ये क्या अपने आप होता है? ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ना 70 साल पहले? 70 साल से सत्ता में थी कांग्रेस, 55 साल तो उनके हाथ में थी कांग्रेस पूरी सत्ता। उन्होंने वो जो करते बोलते हैं जब सत्ता थी नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? अभी उनको जनता उनको वोट भी देने वाले नहीं है, वो चुन के भी आने वाले नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और जहां तक के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा है इतनी नौकरियां देंगे, 38 लाख नौकरियां एकदम दे देंगे और न जाने और क्या क्या दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। 1 लाख रुपए हर महिलाओं को मिलेगा हर साल का, यानी 8,500 रुपये तकरीबन, और पहली नौकरी की गारंटी है वगैरह वगैरह। ये हो जाएगा क्या सर, लगता है? नहीं, ऐसा है, राजनीतिक दल है, चुनाव के सामने जाने वाले हैं तो कुछ ना कुछ पेपर देना चाहिए, इसलिए वो दे रही है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो में अभी लिखा है, इससे पहले उनको करने के लिए किसने मना किया था? जहां जहां भाजपा की राज्य में सरकारें नहीं थी, वहां उन्होंने ये एजेंडा क्यों नहीं अपनाया? अभी कर्नाटक में ऐसा क्यों कर रहे? फिर मुस्लिम लोगों को, आर्थिक दुर्बल लोगों को सहायता दी जाएंगे और हिंदू आर्थिक दुर्बल को उसमें नहीं लिया है, शामिल नहीं करके लिया है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? फिर उनका एजेंडा कर्नाटक में एक और लोकसभा के लिए बाहर पर्चे अलग बांटेंगे तो चलेगा नहीं ना। मेरे तो सबसे कांग्रेस वालों ने शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी में जब चुनाव का पर्चा भर दिया, अर्ज भर दिया है, तो वायनाड में स्थिति क्या थी? वो भारतीयता की पहचान है क्या? सिर्फ कौन से मुंह से ये एजेंडा, ये मैनिफेस्टो दे रहे हैं कांग्रेस वाले? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, राहुल गांधी जी कह रहा है कि मैं उत्तम उदाहरण दे रहा हूं आपको बेरोजगारी का। बोले राहुल गांधी जी रेलवे स्टेशन में गए थे और एक कुली जो था, पोर्टर,
वो सिविल इंजीनियर था, राहुल गांधी जी का कहना है, सिविल इंजीनियर पोर्टर। तो राहुल गांधी जी ने उनसे पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे हो, लाखों रुपया आपने इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देकर मैकेनिक केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बने हो, ये बोले कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि ये उत्तम उदाहरण है कि मोदी जी ने एक दरार पैदा किया है जो जॉब मार्केट है और हमारे नौजवानों के बीच में, तो दोनों को मिलने नहीं देता। तो ये कितना सही है कि मोदी जी एक दरार पैदा किया और राहुल गांधी जी उस दरार को खत्म कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नहीं साहब, बात ऐसी है, इसमें एक नजर हमने ऐसी बनानी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या बोला है, मैं इसके ऊपर जवाब देने के लिए राहुल गांधी को इतना बराबरी का समझता ही नहीं कभी। कोई भी कार्यकर्ता के बराबर की उसकी औकात नहीं है। लेकिन एक बात है, कोई भी काम हो, हमारी एजुकेशन और काम, ये दोनों बातें अलग अलग है। अनपढ़ आदमी ने श्रम का काम करना और पढ़े हुए आदमी ने उसको हाथ के नीचे लेना, ये गुलामगिरी की मानसिकता है। हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। इसलिए काम काम है, चाहे कोई भी हो, काम को नीचा नहीं कर सकते हम। काम की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, काम करने वाले की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। और अभी गुजरात में राहुल गांधी कभी खेतों में जाएंगे ना, तो कि खेतों में जो चावल उगाने वाले लोग हैं, कोई भी किसान है तो ग्रेजुएट है वो। अभी राहुल गांधी को किसान, मट्टी, क्रॉप, ये क्या समझेगा कभी? आलू और सोना दोनों का फर्क उसको समझता नहीं है। उसको क्या मालूम, उसने कभी जिंदगी जी है? जो घर में उनके जन्म हो गया, उनके घर में कौन से साल में ये पढ़ाया जाता है, वो घर में क्या संस्कार है, क्या सामाजिक संस्कार थे उनके घर में? राहुल गांधी के मेरे को समझ में नहीं आता, राजनीति इतनी दिन कैसे क्या कांग्रेस और उसको लीडर मानते हैं। सर लेकिन एक चीज बताएं, बार बार बीजेपी के जो नेता हैं सब लोग, हर एक को ये कहता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन सर राजनीतिक मुद्दा तो है, भले आप चाहें या ना चाहें। हर जगह पर, जैसा प्रदीप जी ने आपसे पूछा, जो राम को लाया हमें उसको लाना है, ये तो है। बात ऐसी है सर, उससे भाग नहीं सकते ना, बताइए सर। नहीं सर, बात ऐसी है, राम काल्पनिक है, राम भगवान नहीं है, राम हमारी आस्था नहीं है, राम हमारी अस्मिता नहीं है। इसके लिए 25-25, 30-30 वकील डाल के, वहां वकीलों को खड़ा करके कोर्ट में कांग्रेस ने जो राम लला के होने पर, अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था, तो राजनीति कौन कर रहा है इसमें? राजनीति कौन कर रहा है इसमें? ये मुद्दा राजनीति के साथ कौन जोड़ रहा है? वो राजनीति के साथ जोड़ेंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? उसका रिएक्शन बिगर राजनीति से आएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकशाही लोकतंत्र में जो हमको अधिकार है, मतदाता हमारा सरकार चुन कर लाता है, मतदाता हमारे सांसद चुनता है, और मतदाता के हाथ में अगर सब लड़ाई है तो फिर राजनीति के साथ कोई भी मुद्दा जुड़ेगा, मैं मानता हूं अलग क्या? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहां पर एक और चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी बात हो रही है और आज हनुमान जी का जन्मदिन है, इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। 2016-2017 में मोदी सरकार ने वहां पर एक एफिडेविट दिया कि इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग ये कर देंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका वापस ले ली। आज तक वो नहीं हुआ है। सर, राम सेतु को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में क्या आपत्ति है? आपसे जानना चाह रहा हूं। सब मेरे जहां तक हमारी जानकारी है, हम इस मुद्दे को साथ लेकर चल रहे हैं। जहां जहां राम जी का प्रवास हुआ जी, जहां जहां राम जी गए, वो पूरी सब जगह भारतवर्ष की उसका विकास होने जा रहा है।
जी उसको प्रतिष्ठा मिल रही है। और ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं रह सकती। दुरुस्त बात, मैं इसलिए ये पूछ होकर रहा हूं, रहेगा। क्यों, व्हाई नॉट, ये होकर रहेगा, होना चाहिए एकदम। वो मुझे ये ऐसा- होकर जी। रहेगा, ये होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जी जो हमारी श्रद्धा का, आस्था का विषय है, जी, और वो होके रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं चाहे जल्द से जल्द हो जाए। साहू साहब, हाथ बदलेगा हालात, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस, हाथ बदलेगा हालात। हाथ। पांच न्याय, श्रमिक न्याय, किसान जी। न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, तो अलग हिस्सेदारी न्याय, तो अलग अलग। क्या ये आपको नहीं लग रहा कि जो जिस रफ्तार से चल रहे 53 प्लस और सत्ता हासिल करने वाली बात है, सत्ता हासिल करके बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो क्या ये हाथ बदलेगा हालात, ये ठीक नहीं लग रहा आपको? नहीं, हाथ की हालत बदलने वाली नहीं है, इससे भी बदतर होने वाली है। और दूसरे के क्या हालत बदलेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे का जो वीडियो लास्ट 10-15 दिन पहले आया था सोशल मीडिया पे, वो बोल रहे मेरे को कोई पार्टी में पूछता नहीं, मेरा बार बार अपमान किया जाता है। अभी अध्यक्ष के यह हाल है, हाथ साथ में लेकर, तो दूसरे की हालत क्या है? इनका हाथ सुधारने वाला है। मोदी जी ने एक भाषण में यह कहा था कि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस की 30 या 35 सीटें हैं, मतलब 40 का आंकड़ा भी पार ना कर पाए। ऐसा मोदी जी ने कहा भाषण में। सब मोदी जी संयमित नेतृत्व है जी, वो दूसरों का आदर करना जानते हैं। जी, मेरे जैसा जो कार्यकर्ता होता है ना, मैं मोदी जी के पूरे सम्मान में वो जो बोलेंगे वो सही होगा, लेकिन फिर भी बाहर की जो कांग्रेस की हालत है ना, जी, अब ये 2 आंकड़े तक नहीं जाएगी, 10 के ऊपर, 10 के ऊपर 9 नहीं के अंदर ही रहेगी। मैं बोलता हूँ नॉट इवन डबल फिगर्स। नए डबल फिगर में भी कांग्रेस जा नहीं सकती इस बार। तो शरद क्योंकि पवार कांग्रेस का पूरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। कांग्रेस इज द एंटी नेशनल करप्ट पार्टी। शरद पवार साहब कह एंटी रहे नेशनल भी है और करप्ट भी है। करप्ट है इसलिए बाजू को निकाला, लेकिन एंटी नेशनल के लिए कोई उनके साथ जा नहीं सकता। अभी एंटी नेशनल होने के लिए अभी 100 के, हजारों के ऐसे कितने मामले सामने आए हैं। तो शरद पवार साहब बोल रहे कि अगर मोदी जी एंटी नेशनलिस्ट उनके साथ है और उनको कोई यश मिलने वाला नहीं है। उनके साथ में जो दल गए हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं खुद की राजनीति में, यही मैं बोलूंगा। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि मोदी जी जीत गए हैं तो 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा। शरद पवार साहब कह रहे, पवार साहब आगे जाके कह रहे कि पुतिन बन रहे, रशिया का पुतिन, वैसे ही मोदी जी यहां पर पुतिन बनेगा और राज करेगा। कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं। पवार साहब का स्टेटमेंट है आज का। ऐसा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पवार साहब ने आज ये कहना ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को लेकर, संविधान का सम्मान भाजपा ने जितना किया दूसरे दलों ने कभी नहीं किया है। कई उदाहरण है, कई मामले सामने हैं। शरद पवार जी क्या कानून से चलते हैं हमेशा? शरद पवार जी को खुद को जो अच्छा लगता है उनका वो अलग कानून है। वो क्या कानून की और संविधान की बात करते हैं? तो आपके मुताबिक शरद पवार जी का क्या हशर होगा चुनाव परिणामों के बाद? सब बात ऐसी है, जो हमने महाराष्ट्र का एजेंडा बनाया है। महाराष्ट्र में हम एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री है, देवेंद्र जी फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री है, अजितदादा पवार उप मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पूरे महाराष्ट्र में जो 5 साल सरकार की योजनाएं जाने में जो उसमें सहभाग रहा है। आज हम बोलते हैं हम 45 प्लस जब महाराष्ट्र में करेंगे तो कांग्रेस का क्या होगा, शरद पवार जी का क्या होगा, यह सवाल ही फिजूल है। क्या शरद पवार जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें तो आप उनका स्वागत करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से यह अभी चुनाव में 4 जून के चुनाव तक ऐसी चर्चा भी नहीं हो सकती।
और भारतीय जनता पार्टी को आपके मुताबिक, आप तो बहुत पहले से एक फिगर दे रहे हैं, अब क्या को आपके फिगर में कुछ चेंज आया? आप सबसे पहले थे जिसने कहा था, ये तो बहुत बाद की बात है, मोदी जी ने 370 की बात बहुत बाद में करी थी, आपने 350 की बात तो हमारे साथ करी बहुत पहले। अभी क्या बोलते हैं? अब अभी क्या फिगर आएगा बीजेपी का? नहीं, अभी भी 400 पार ये तो बिल्कुल है, लेकिन आगे कितने पार जाएंगे जी, ये अभी आने वाले 15 दिन में हमारी मेहनत, कार्यकर्ताओं की, मतदान के दिन तक की, उसमें और बढ़त हो जाएगी। क्या बात है साहब, एक बार फिर जी बोलिए सर। इसमें हम क्या है, हम कोई मुंगीरल के सपने देखते नहीं है, हम वास्तववादी लोग हैं, हम जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ता हैं। राइट, इसलिए जी भारतीय जनता ने पूरा मन बना लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, आपकी बात 400 पार, इसमें कोई आपकी बात 400 पार, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हनुमान जी के जन्मदिन वाले दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे ब्रह्मांड बजरंग को बहुत बली की शुभकामनाएं। जय, बजरंग बली की जय, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। थैंक यू सो मच सर। जय भवानी, जय जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Very confident, Mr. Lakshman Sahu. Yes, he's always confident. And he's always been saying that. by the way. He's been batting since they were nothing. The BJP was nothing. That's right. तब से संगठन से जुड़ा हुआ है। तब से संगठन में जुड़े हैं सब। और सर भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े थे, जनता पार्टी के वक्त भी थे, और जब भारतीय जनता पार्टी बनी है तब तो है ही, तब तो है ही, तब से है ही। 2 सीट से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों तक आते हुए देखा है, और अब इनके मुताबिक 370 के ऊपर जाते हुए भी देखेंगे। Exactly. And by the way, whereas I don't agree with him about the double-digit business of the Congress, but I do find it somewhat puzzling. How is it that the Congress can't see it? Because I don't see the Congress even retaining the number of seats they won in 2019. They won 53. I don't know where those seats are going to come from. I don't see it. I may be completely mistaken, of course. I mean, I don't know, but I don't see it happening. That's my problem, because where is the Congress organization? And Congress has somehow or the other, Pradeep ji, Congress has forgotten how to fight elections. आप सूरत का एग्जाम्पल देख लीजिए ना. If you can't even get your candidate to file his nomination papers properly, how will you fight any election? Come on, what are you doing? The most noise that is coming from where the Congress is concerned is only coming from Karnataka. That's it. And you need to admit, they have got a fantastic leadership in Karnataka, local leadership, state level leadership in Karnataka. And probably that's, as Narendra Modi said, the source of all funds for the Congress is coming out from Karnataka. And that's a powerhouse. So whatever gains they have is probably going to come out maximum from a place like Karnataka. Karnataka, a little bit from Telangana, because if you remember, BRS, they had a lot of, KCR won a lot of seats from there in Telangana. BJP won only 4 seats. Andhra Pradesh, BJP won nothing last time. There is a possibility Congress might get a few things over there, but I still don't see the Congress really doing very well, in the sense that they may not cross even 50. I don't know. I could be wrong, of course. We will know on 4th of January. But the way I see it, the way things are going, I don't see anything happening. बढ़िया से बढ़िया मैनिफेस्टो आप दे दें, बढ़िया से बढ़िया भाषण आप दे दें, आपके लिए लाखों की भीड़ आ जाए, लेकिन वो लाखों की भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी? As the Congress learned to its dismay, Pradeep ji, in the state elections, apart from Telangana, they lost everywhere else. मतलब राजस्थान में जीती हुई बाजी आप हार गए, वोट शेयर में सिर्फ 1% कम, just 1%, but you lost your government. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो हारने का सवाल ही नहीं था प्रदीप जी, वहां पर आप हार गए. सर, इफ द अदर वे हम लोग सोचे कि कर्नाटका में जो लास्ट टाइम दे डिडंट स्कोर मच, they got 1 seat, एंड वो अगर डबल डिजिट में अगर 10-15 सीट भी वहां से आए, they retain Kerala. It will be huge. They score very well in Karnataka.
दे स्कोर वेल इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो साउथ स्टेट्स बोल रहे हैं हम लोग बार बार, एंड तमिलनाडु प्रॉब्ली फ्यू मोर सीट्स देन राज. तो these are budding grounds. Rajasthan, ठीक है, it might be one-sided where BJP is going to go. But these are the places where, you know, if they accumulate together, you might reach a 3-figure mark. Might. In I all these hope they do. places. I really and truly hope they do, because you need a strong opposition. So You need there is a potential in these southern states that they score very well. Sir, West the- Bengal, the सवाल ही नहीं उठते. They are zero there. I mean, and none of these. Assam, there is nothing. They won 1 seat over there. Exactly. If I'm not mistaken. Last time. And So these are the southern states are potential where they can actually reach the three digits. they can might, reach the 3 digits. they might even win a few seats in Bihar this time. Might. UP, I don't see very much happening. But, well, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही. एक बार फिर आपको हनुमान जयंती यानी हनुमान जी के जन्मदिन की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय बजरंगबली. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से, बिफोर वी गो, ऑफ कोर्स वील रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. वो घंटी भी बज गई है, हम तो कहेंगे ये हनुमान जी के मंदिर की घंटी है. ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.